मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। बड़ी पुरानी एक बात थी। नहीं यार, बड़ी पुरानी नहीं है, 3-4 दिन पहले की बात है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं R5 का रिव्यू करूँगा, तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा जो शायद मुझे लगता है कि आपको कुछ मदद कर सके आपके कैमरा ख़रीदने में, आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं आप लेने के लिए उसमें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दीवाज लाइव विज़न में। मैं दिवाकर सिंह। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, R5 को आपके सामने रिवील करूंगा। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अभी तक देखा है। उसमें कुछ ऐसी खासियत थी जो कि मैं अपने पुराने कैमरे मार्क 4 से अपडेट करके मैं R5 पे आया। तो जैसा कि ये दोनों में कंपैरिजन तो नहीं करता मैं अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी खासियत है जो कि मुझे अपडेट करने पे मजबूर किया। अब जैसे समय के हिसाब से तो इंसान को बदलना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है। वैसे मैं जब अपडेट करने गया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया। मैं गया था R6 लेने के लिए, लेकिन R6 के बदले मैं R5 पे ऐसे इस वजह से आया कि वजह ये था कि मार्केट में इस समय R6 मिल नहीं रहा जल्दी, और मिल भी रहा तो बहुत मुश्किल से। और जैसे कि मैं सिनेमेटोग्राफ़र हूँ तो मुझे जूम लेंसेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बजट बनाया था R6 लेने के लिए, उसमें 1-2 लेंसेज मैंने कम कर दिया और R5 पे चला गया। लेकिन R5 पे जाने का कुछ अलग वजह था, क्योंकि जब मैंने R5 को पहले देखा था तो उसमें कुछ ऐसी कमियां थी जो कि सिनेमेटोग्राफर के हिसाब से, जैसे स्लो मोशन मुझे HD में चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। मुझे और 1-2 चीज़ें थी जो मुझे खटक रही थी। लेकिन फर्मवेयर अपडेट होने के बाद इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ मेगापिक्सल की, तो पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो 30 मेगापिक्सल था। अभी जो है वो 45 मेगापिक्सल है R5। वहीं अगर मैं R6 से बोलूँ तो वो शायद 20 मेगापिक्सल है। वहीं अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे मार्क 4 में इनबिल्ट बॉडी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो मुझे फ़ोटो या वीडियो कुछ करना था तो उसके लिए मुझे लेंसेज लेना पड़ता था इन स्टेबलाइज़र के साथ में। IS1, IS2, IS3 तक आ गया था। लेकिन इसके अंदर इनबिल्ट 5 एक्सिस स्टेबलाइज़र है, जिसकी वजह से मुझे फ़ोटो या वीडियो करने में काफ़ी आसानी पड़ती है। काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे, अगर मैं शूटिंग करता हूँ, वीडियो करता हूँ, तो मुझे हमेशा ट्राइपॉड या मोनोपोड कैरी करना पड़ता था। अब इसकी वजह से ऐसा हो गया है कि मैं हाथ से भी शूट करूँ तो यार स्टडी हुए शॉट मिलेगा मुझे। अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं किया, जब से मैंने लिया है थोड़ा बहुत शूट किया है। फिर भी मैं इसका प्रॉपर शूट करने के बाद इसका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगा, क्योंकि अभी जब तक मैं ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊंगा मैं कैसे बता पाऊंगा। और जहाँ तक कि डिस्प्ले की बात है, मेरा जो पुराना कैमरा था मार्क 4, उसका डिस्प्ले फिक्स था। अगर मैं लो एंगल शूट करना है या हाइट से शूट करना है तो मैं नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से अगर लो एंगल मुझे शूट करना पूरा लेटना पड़ जाता था। वहीं अगर मैं R5 की बात करूं तो मेरे को डिस्प्ले बाहर निकाल सकता हूँ, टिल्ट अप कर सकता हूँ, टिल्ट डाउन कर सकता हूँ। मतलब मुझे काम करने में काफ़ी आसानी होगी। मुझे पूरा लेटने की या गर्दन बहुत ऊंची करके या पीछे होके स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। काम करने में आसानी हो गई। हाँ, मैं जैसे बोल रहा था कि R6 के बजाय मैंने R5 क्यों प्रीफर किया। पहला तो मेगापिक्सल आपको बता ही दिया। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। शूटिंग में भी अच्छा है, दोनों में टेल स्क्रीन दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा पुराना आदत था ऊपर देख के काम करने का, मतलब अपने सेटिंग्स को यहाँ देखने का डिस्प्ले में,
वो R6 में मिस होता है, जो कि यहाँ है। दूसरा चीज़, नॉर्मली मेरे R5 में देख सकते हैं एक ऊपर रिंग था जिससे हम शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं, नीचे वाला जो रिंग था जिससे हम लोग अपना अपर्चर चेंज कर सकते थे। वहीं इसमें भी सेम ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डायल दिया गया है यहाँ जिसमें मोड लिखा गया है। अब इसमें मोड दबा के मैं अपना वीडियो मोड पे या फोटो मोड पे जा सकता हूँ, मैनुअल ऑटो जो भी है वो सब कर सकता हूँ। प्लस ये जो डायल दिया गया है, पहले जो ऐसे डायल्स आते थे ना वो रबड़ के आते थे, अभी ये प्लास्टिक का ही है, अच्छा क्वालिटी है, प्लास्टिक या मेटल कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हार्ड क्वालिटी है, जिससे कि वो रबड़ जो टाइट होके या थोड़ा थिक होने की वजह से जाम होता था वो अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसमें मैं अपना ISO सेट कर सकता हूँ, तो जिससे की वजह से मैं शटर, अपर्चर और ISO, जहाँ तक कि फ़ोटो और वीडियो में ये 3 सबसे मेन चीज़ होते हैं काम करने के लिए। बाकी वाइट बैलेंस ये सब तो हम पहले प्रीसेट कर लेते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन लाइटिंग के हिसाब से जब लाइट कम ज़्यादा होती है तो हमें ISO या शटर या अपर्चर से एडजस्ट करना होता है। वहाँ अगर वो मुझे हाथों में मिल जाए, मतलब फिंगर पे, तो फटाफट काम करने में आसानी होती है। तो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ये दिख रहा है। अगर मैं दोनों की साइज़ की बात करूं तो ये देख सकते हैं आप कि दोनों के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है। मार्क 4 जो था वो थोड़ा बॉडी उसका काफ़ी बड़ा लग रहा है, वहीं अगर R5 की बात करो तो इसकी बॉडी इसके कंपेरेटिव में थोड़ी सी छोटी लग रही है, होगी भी क्यों, मिररलेस कैमरा है और ये मिरर कैमरा है, तो प्रिज्म जब यहाँ आता है तो नो डाउट उसका साइज़ बढ़ना, वेट बढ़ना, सब चीज़ होता है। और वेट की जहाँ तक बात करूँ तो ज़्यादा उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी मेरा जो मार्क 4 था वो अराउंड 800 ग्राम के आसपास था उसका बॉडी, वहीं मैं अगर R5 की बात करूँ तो 738 ग्राम्स के आसपास है। वहीं अगर मैं R6 की बात करूँ तो R6 इससे थोड़ा हल्का है, उसका वज़न अराउंड 680 ग्राम्स के आसपास है। बाकी अगर मैं ग्रिपिंग की बात करूं तो इसमें देखिए मुझे पूरा ऐसा ग्रिप मिलता है, मेरा पूरा हाथ में आधा परफेक्ट फिट बैठता है, काम करने में अच्छा है। एक्चुअली थोड़ा वजन होना भी चाहिए कि वजन अगर कैमरे में होगा तो हमारा स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना हल्का रहेगा हिलने का चांसेस है। ऐसे तो इसमें ऑलरेडी 5 एक्सिस इनबिल्ट स्टेबलाइजर दिया है तो वो ये नहीं है। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इन फ्यूचर काम आएगा। आप देख सकते हैं पहले वाला जो मेरा मार्क 4 था उसमें CF कार्ड लगता था और एक SD कार्ड लगता था, वहीं अगर R5 की बात करूँ तो इसमें CF एक्सप्रेस कार्ड और SD कार्ड, इन दोनों का ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि R6 में दोनों SD कार्ड है तो उसमें बेनिफिट है कि हम ड्यूल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब दोनों कार्ड में साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं इसमें ये ऑप्शन नहीं है। जैसे हम फंक्शनल फोटोग्राफर है उनकी बात करूँ तो हम ज़्यादातर दोनों कार्ड में एक साथ रिकॉर्ड नहीं करते, एक टाइम पे एक ही कार्ड रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कार्ड फुल हुआ उसको कॉपी के लिए लगा देते हैं, हम दूसरा कार्ड लगा के अपना काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो CF एक्सप्रेस की तरफ है। वजह ये है कि जैसे हर चीज़ का एवोल्यूशन होता है, मतलब इवॉल्व होता है हर चीज़, मतलब हर चीज़ का अपग्रेडेशन होता है। जैसे हम पहले कार्ड यूज़ करते थे, बहुत कम स्पीड का कार्ड यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अभी इसमें जैसे SD कार्ड है वो 300 Mbps तक यूज़ हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ CF एक्सप्रेस कार्ड की तो वो 1480 Mbps तक रिकॉर्ड कर सकता है, हाँ, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे मुझे 4K पे स्लो मोशन करना है या 8K बाई चांस शूट करना पड़े, अगर ऐसा कुछ काम आ जाए 8K बाई चांस शूट करना पड़े तो मैं इसमें कर सकता हूँ, जो कि मैं R6 में नहीं कर सकता हूँ, या ये मार्क 4 में। इसमें भी 4K शूट की होता था, लेकिन अब उसके लिए मुझे SD का हाई स्पीड कार्ड लो, फिर उसमें ज़्यादा देर रिकॉर्ड करूँ तो बॉडी गर्म होने का चांसेस, या बॉडी गर्म हो ना हो लेकिन ज़्यादा मैं कंटिन्यूटी काम नहीं कर सकता। इसमें भी 4K तक शूट होता था मार्क 4 में भी, लेकिन ये 30 फ्रेम्स तक ही कर पाता था। इसमें मैं 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, इनफैक्ट 120 फ्रेम पर सेकेंड तक शूट कर सकता हूँ 1080 आउटपुट के साथ में। एक अफवाह तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक
इसके बारे में बात थी कि कैनन ने जब मिररलेस में आया, R6 और R5 उसने निकाली, उसमें ओवर हीटिंग का सबसे बड़ा इशू था, जो कि फर्मवेयर अपडेट होने के बाद वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। कहते हैं कि 1-2 घंटा इस पर कंटिन्यू शूट कर दो तो ओवर हीट हो जाता था और उसकी वजह से बंद हो जाता था। मतलब अगर मैं चालू फंक्शन में अगर ओवर हीट होने की वजह से अगर मेरा कैमरा बंद हो तो यार मेरा तो काम ही अटक जाए ना। लेकिन फर्मवेयर अपडेट होने के बाद इसका ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो गया है। अभी मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं अभी इसका प्रॉपर यूज़ करने के बाद मैं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैंने पता लगाया है, इसका ओवर हीटिंग का जो इशू था वो चला गया है। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्मवेयर अपडेट होने के बाद फुल एचडी में 1080 में जो 60 फ्रेम पर सेकंड तक शूट कर पाते थे, अब वो 120 फ्रेम तक शूट कर पाएंगे। मतलब इसमें भी स्लो मोशन कर सकते हैं, जो कि R6 में पहले से था, जो इसमें नहीं था वो अब आ गया है। दूसरा, साइमल्टेनियसली आप कैमरे में और एक्सटर्नल रिकॉर्डर में दोनों में साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपका इसका डिस्प्ले चालू रहेगा, वही जो R6 में नहीं होता। R6 में अगर मैं HDMI आउट देता हूँ किसी और चीज़ में या रिकॉर्डर में या किसी चीज़ में, मेरा इंटरनल डिस्प्ले बंद हो जाता है, मुझे कुछ नहीं दिखता है इसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसमें एक ऑप्शन है कि अगर मुझे R6 में अगर एक्सटर्नल डिवाइस लगा के देखना भी और ये भी करना है तो मुझे एटॉम निंजा का रिकॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऊपर ही लगाना पड़ेगा, जिसमें मैं देख सकता हूँ और उसके थ्रू मैं आउट दे सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर बात करूँ मैं R6 R5 की, तो यहाँ साइमल्टेनियसली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो और आउट भी दे सकते हो, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। जैसे कभी कभी हमको फंक्शन में लाइव स्ट्रीमिंग करना होता है या डिस्प्ले आउट दिखाना होता है, LED वॉल पे दिखाना होता है, तो मैं काम करते करते आउट भी दिखा सकता हूँ, मेरा काम भी हो सकता है। साथ में इसमें एक और बेनिफिट है कि दूसरों कैमरों में जब HDMI आउट देते हैं तो ये होता है कि जो आपका आउटपुट निकल रहा है वो फुल HD तक ही निकलता है। इसमें एक बेनिफिट है कि अगर मैं HDMI आउट निकाल रहा हूँ, जैसे निंजा रिकॉर्डर में अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें 4K या 8K में शूट कर रहा हूँ तो सेम रेजोल्यूशन आउट भी में निकलेगा और आप रिकॉर्डर में भी सेम रेजोल्यूशन पे आप शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे में 4K रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाहर HD रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं। अभी फर्मवेयर अपडेट होने के बाद अंदर बाहर सेम क्वालिटी में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, और जहाँ तक LCD की बात करूँ तो जो ये LCD दी गई है काफ़ी अच्छी है। अभी जहाँ तक स्टडीज़ के हिसाब से, मैंने अभी कंपेयर नहीं किया है R6 के साथ में, फिर भी मैंने जहाँ तक देखा R6 शायद अराउंड 3 इंच का LCD आता है उसका, और इसका जो है वो 3.15 इंचज़ का LCD है। इसका जो बाहर का LCD है उसका रेजोल्यूशन अराउंड 2.1 मिलियन डॉट्स के आसपास है, और वही अगर मैं व्यू फाइंडर की बात करूँ तो उसका अराउंड 5.76 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन है, जो शायद नॉर्मली थोड़ा बहुत फ़र्क है R6 और इसमें। बाकी R6 भी अच्छा कैमरा है, अपना फंक्शनल शूट करने के लिए, ट्रेडिशनल फ़ोटो वीडियो जो भी कुछ करना है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लो लाइट में भी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, उसका ISO आप ज़्यादा खोल सकते हैं। लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करूँ, रॉ फाइल्स की बात करूँ, तो इसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जो कि R6 के साथ उतना नहीं कर पाएंगे आप। इसमें एक और चीज़ है जो कि R6 में भी है, कि आप सेम टाइम पे शूट करते टाइम पे आप इसका फ्रेम है क्रॉप किया जा सकता है। मतलब एक ही लेंस पे, वाइड एंगल लेंस में जैसे 35 पे मैं शूट कर रहा हूँ और अचानक में मुझे 50 पे शूट करना हो, तो मैं लेंस चेंज करने के बजाय उसमें क्रॉप कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। और वहीं क्रॉप होने के बाद भी इसका क्वालिटी उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है, इसका रेजोल्यूशन की वजह से इसका जो क्लियरिटी है वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं R6 की बात करूँ तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो 20 मेगापिक्सल है, हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा लॉस हो।
लेकिन यहाँ इसका जहाँ तक बात आता है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, जहाँ तक मैं इसकी इनपुट की बात करूँ तो इधर जो भी चीज़ दिया गया है आप देख सकते हैं, इसके अंदर माइक्रोफोन इनपुट है, हेडफोन आउट है, HDMI आउट है, आप लेन कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, रिमोट के लिए अलग है। लेकिन HDMI से यार थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। वैसे तो मुझे मार्क 4 का भी HDMI आउट था, वो मिनी था, इसको माइक्रो कर दिया और छोटा कर दिया है। चलो ठीक है, यूज़ करने के लिए यूज़र फ्रेंडली लगा। जो मेरा पहले था थोड़ा बहुत बटन के यहाँ वहाँ चेंजेस हुए हैं, जॉयस्टिक जैसे मार्क 4 में जॉयस्टिक जो था वो मार्क 4 में थोड़ा नीचे था, इसका थोड़ा ऊपर है। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए जो मार्क 4 में हम पीछे से इधर यहाँ से रिकॉर्ड करते थे, वो अभी रिकॉर्ड बटन ऊपर आ गया है। मतलब मैं ऐसा नीचे लो एंगल से शूट करना है तो ऊपर के बटन से काम कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए और आपको हेल्प मिले डिसीजन लेने में कि R6 या R5 में आपको किस में जाना है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं R5 में इसलिए गया कि मैं चाहता था कि मैं अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करूँ कि मेरे को काम करने का थोड़ा ज़्यादा रेंज मिले, कि अगर मुझे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कुछ काम आता है और मुझे 4K में स्लो मोशन अगर ऐसा कुछ शूट करना हो तो मैं इस कैमरे के साथ कर सकता हूँ। वही अगर मैं R6 में रहता तो यार थोड़ा लिमिटेशन में बंधन होती मुझे। बाकी अगर मैं सिर्फ फंक्शनल और इवेंट्स का काम करना है तो R6 नो डाउट बहुत अच्छा कैमरा है। हाँ, सबसे मेन पॉइंट जो कि मुझे मिररलेस में जाने के लिए ऐसा फोर्स किया, देखा जाए तो सबसे मेन जो था वो था इसका फोकसिंग स्पीड प्लस इसका फोकसिंग पॉइंट और एज टू एज है। मुझे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब मैं अपने डिस्प्ले के एकदम कॉर्नर पे भी अगर मुझे फोकस करना है तो मैं आराम से फोकस कर सकता और काम कर सकता। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर कॉर्नर में मेरा ऑब्जेक्ट चला जाता है तो मेरा फोकसिंग कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ नहीं। प्लस इसका फोकसिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है, ये फेस और आई दोनों को डिटेक्ट करता है और इतनी अच्छे से करता है कि आपने जिसको सेलेक्ट किया है वो कहीं भी भागे दौड़े आगे पीछे करे कुछ भी करे, वो उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो फोकस में रहेगा। यही मैं अगर इसकी बात करूँ, मैं मार्क 4 पे जब काम करता था, अगर मैं ज़्यादा अपर्चर ओपन करके डेप्थ ऑफ फील्ड अगर ज़्यादा लेने की कोशिश करूँ, अगर उसमें मूवमेंट शॉट मिले तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं मिस हो जाता था। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं कितना भी अपर्चर खोल के, कितना भी डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ में अगर काम करना है मुझे, तो मेरा काम काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो क्वालिटी या फ़ोटो में काफ़ी चीज़ आसानी से हो जाता है। और ये सब चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इसके बारे में जो मैंने जाना वो आपके साथ मैंने शेयर किया। और हाँ दोस्तों, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा इतनी खुले दिल से आप लोग मेरा स्वागत करेंगे। आप लोग ने जिस तरह से लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स करके जो मुझे प्रोत्साहन दी, जो मुझे एक मोरल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मुझे आगे काम करने में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। इसी तरह से आप लोग ये करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई काफ़ी सारी चीज़ें जो कैमरे के बारे में है आपके काम आए, आपको मदद मिले कैमरे में डिसीजन लेने में कि आपको किस कैमरे में जाना चाहिए, R6 में जाना चाहिए, R5 में जाना चाहिए, या आप जो प्रेजेंट कैमरा है आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों में, आप 1-2 साल बाद भी जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊँ तो आप देख सकें। और इसे जब यूज़ करूँगा आगे तो किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको लेके, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और आने वाले वीडियो में हो सकता है मैं कुछ नए टॉपिक लेके आऊँ। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।